साथियों, ये हमारे 3 दिन के कैडर कैंप में मुझे राष्ट्रीयकरण के सरल सिद्धांत इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए बुलाया गया। मैं ऑर्गेनाइज़र को इसके लिए धन्यवाद अदा करता हूँ। राष्ट्रीयकरण से जो संदर्भ आता है, ये मूल रूप से ऐसे समझा जाता है कि जो आदमी के जीवन में जो भौतिक ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रख के राष्ट्रीयकरण को समझाया जा सकता है। मानना ये है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो जो प्राइवेट व्यक्ति है उनके हाथ में रहने से समग्र मानव जाति का कल्याण होगा, या वो जो संपत्ति है, राष्ट्र की जो संपत्ति है, नैसर्गिक संपत्ति है, जो देश की जो बॉर्डर है उसके अधीन जो नैसर्गिक संपत्ति है, उस संपत्ति के ऊपर जनता ने जो लोग चुन कर दिए और जो सरकार बनाई, उनके हाथों में उसका नियंत्रण होना चाहिए, या जो कोई भी एक व्यक्ति है देश का या बाहरी देश का भी, उनके हाथों में संपत्ति का नियंत्रण रखने से मानव जाति का कल्याण होगा। ये एक मुद्दा है। ब्रीफ में समझा जाए तो जो प्रॉपर्टी है, राष्ट्र की जो प्रॉपर्टी है, उस पर नियंत्रण किसका होना चाहिए? किसी एक व्यक्ति का होना चाहिए, किसी प्राइवेट व्यक्ति समूह का होना चाहिए, या सरकार का होना चाहिए? ये बेसिक मुद्दा है। तो अभी देखेंगे कि ये सब प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू है, तो हमें ये पहले पता करना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी की जो कंसेप्ट है वो संसार में कैसे आई। तो आपको पता है, जैसे हम सबको पढ़ाया गया, इतिहास में भी पढ़ाया गया कि मानव जाति की उत्क्रांति की 3-4 स्टेजेस पढ़ाई गई। आदमी जब नेचर में आया, निसर्ग में आया, तो वो एक प्रिमिटिव स्टेट में जंगलों में रहता था। ये एक मानव जाति की एक उत्क्रांति की एक स्टेज है। इस स्टेज में उसका जो मकसद था वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए ही वो जीता था, या उसको जो भौतिक साधनों की ज़रूरत पड़ती थी, खाने के लिए ज़रूरत पड़ती थी, जिंदा रहने के लिए उसको जो ज़रूरत पड़ती, तो उसके लिए जो जो भी निसर्ग से उसे मिलता था, कभी दूसरे जानवरों को मार कर खाना या फल फूल खा के वो अपना जीवन यापन करता था। यही उसकी स्थिति थी। तो आप ये देखेंगे कि उस वक़्त ऐसी कोई जो प्रॉपर्टी है जिससे संबंधित ये आज का विषय है, उसके बारे में कोई खास बात नहीं होती थी कि वो संपत्ति इकट्ठा करे, प्रॉपर्टी इकट्ठा करे, या उसका कोई प्रॉपर्टी के ऊपर नियंत्रण हो। जो भी मिला आज के दिन की उसकी जो भी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो भी उसने इकट्ठा किया, मांस हो या फल हो, वो खा के अपना जिंदा रहता था। यहाँ तक उसकी स्थिति थी, कोई प्रॉपर्टी बनाने का कोई मामला नहीं था। आगे चल के उसको जब वो प्रॉपर्टी इकट्ठा करने लगा, तो आप ये देखेंगे कि बहुत रिसोर्सेस थे, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उस वक़्त भी रिसोर्सेस रहे हैं नेचर में, और आज की तारीख में भी वो
बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है, लेकिन उस रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने की जहाँ तक बात है, तो हर व्यक्ति अपने ज़रूरत के अनुसार उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा था, या निसर्ग से उतने रिसोर्सेस वो नहीं निकाल पा रहा था। इसका कारण है, वो क्यों नहीं निकाल पा रहा था? क्योंकि कुछ संसार में हर व्यक्ति जो आया या हर क्रिएचर आया, वो उतनी ताकत नहीं रखता था जितनी उस रिसोर्सेस को संपादन करने के लिए लगती थी। कुछ लोगों के पास पर्याप्त ताकत हुआ करती थी, फिजिकल ताकत हुआ करती थी, तो उसके माध्यम से वो अपनी ज़रूरत के अनुसार निकाल लेता था रिसोर्सेस। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी रहे हैं संसार में कि वो अशक्त रहे हैं, वीक रहे हैं, और वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो उनको नैसर्गिक रिसोर्सेज चाहिए खान पान के लिए, वो नहीं निकाल पाता था। तो उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि कुछ लोग तो उनकी ज़रूरत के अनुसार जो रिसोर्सेज निकाल पाए, तो वो तो सर्वाइव कर पाए। लेकिन जो व्यक्ति हो या कोई दूसरा क्रिएचर हो, वो अगर अपनी ज़रूरत के अनुसार नेचर से रिसोर्सेस अगर नहीं निकाल पाया, तो वो एक्सटिंक्ट हो गया, मर गया। ये स्थिति बनी रही। पर आप इसको दूसरे ढंग से देखिए कि जब वो फैमिली की कंसेप्ट आई, फिर फैमिली की कंसेप्ट क्यों आई? हर क्रिएचर जो है उसकी अपनी एक फैमिली होती है, वो बाघ हो, शेर हो, या कोई दूसरे जानवर हो या इंसान हो, वो एक एक उसकी अपनी फैमिली होती है। मेल होते हैं, फीमेल होता है, फिर उससे प्रजनन से बच्चे पैदा होते हैं। अब इसमें आप ये देखेंगे कि एक फैमिली में अगर बच्चे पैदा हो रहे, इंसान के हो या जानवर के हो, और अगर 4 बच्चे पैदा हुए और 4 बच्चों में से 2 बच्चे जो है वो वीक है, वो अशक्त है, और 2 बच्चे स्ट्रांग है, तो अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं, जो सशक्त है वही संसार में जी पाएगा, ऐसी अगर हम सोच रखते हैं, तो फिर वो 4 बच्चों में से 2 ही बच्चे जी पाएंगे। स्वाभाविक है ये। लेकिन जो माँ बाप है, क्या वो चाहेंगे कि जो दूसरे 2 बच्चे हैं, वो बच्चे वीक होने की वजह से उनके खुद के लिए जो मतलब नेचर से जो रिसोर्सेज जुटाने हैं, वो तो जुटा नहीं पाएंगे? तो क्या उनके जो पेरेंट्स है, जो माँ बाप है, उन बच्चों को मरने देंगे? स्वाभाविक है कि वो उनको नहीं मरने देना चाहेंगे, क्योंकि उनका उनके साथ भावनात्मक लगाव है, उनके एम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि वो उनको नहीं मरने देना चाहेंगे। जब वो उनको नहीं मरने देना चाहेंगे, तो फिर क्या स्थिति बनेगी? उन्होंने जो भी संसाधन इकट्ठा किए जीने के लिए, तो वो चाहेंगे कि सिर्फ वो 2 बच्चे जो जो पर्याप्त मात्रा में निकाले अपने लिए, या माँ बाप ने भी अपने लिए जो भी निकाला है रिसोर्सेस, उसमें से कुछ हिस्सा जो है, जो जो अशक्त बच्चे हैं उनको देंगे, और उनको भी जिंदा रखने की उनकी कोशिश होगी, मतलब वो भी सर्वाइवल हो, उनका भी सर्वाइवल हो। ये एक स्वाभाविक सोच है। ये जो इंसान की हो या जानवरों की हो, उनकी भावना से जुड़ा हुआ मामला है। जब इस भावना से जुड़ा हुआ है, तो आप ये स्थिति देखेंगे कि फैमिली की कंसेप्ट में हर व्यक्ति, फैमिली के हर व्यक्ति को जीने के लिए फैमिली के लोग
अपनी ताकत लगाते हैं, अपने रिसोर्सेस का वितरण सबको करते हैं ताकि जो वीक है वो भी जिंदा रह सके। यही बात आप ये देखेंगे कि अगर लोग उसके बाद फैमिली के बाद लोग कम्युनिटी में जीना शुरू कर दिए। जब वो कम्युनिटी में जीना शुरू कर दिए तो कम्युनिटी की भी स्थिति ऐसी है। कम्युनिटी में कुछ लोग कम्युनिटी के अशक्त रह जाते, वीक रह जाते, और कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं। जो स्ट्रांग होते हैं अपने खुद के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो निकाल लेते हैं नेचर से, लेकिन जो वीक होते हैं वो नहीं निकाल पाते, जैसे फैमिली के तौर पर होता है। तो इसमें भी आप ये देखेंगे कि कम्युनिटी के सर्वाइवल के लिए भी कम्युनिटी के जो दूसरे लोग होते हैं वो भी उनको अपने रिसोर्सेज से कुछ हिस्सा जो उन्होंने कलेक्शन किया जीने के लिए, उसका कुछ हिस्सा कम्युनिटी के उन सदस्यों को भी देते हैं जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है या जो नेचर से रिसोर्सेस नहीं निकाल पाए। ये बात अलग है कि फैमिली में जो इमोशनल बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और जो कम्युनिटी में है जो इमोशनल बॉन्ड है उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना एक फैमिली के लोगों के प्रति होता है। लेकिन भावनात्मक लगाव कम्युनिटी के दूसरे लोगों के साथ भी होता है, और चाहते हैं कि हमारे ही कम्युनिटी के वो लोग हैं तो उनको भी उनका भी सर्वाइवल होना चाहिए, और कुछ रिसोर्सेस उनके साथ वो बांटते हैं। अब हम राष्ट्रीय स्तर पे अगर इसका विचार करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये बॉन्ड इतना लूज है कि वो फैमिली के लोगों के साथ तो अपने रिसोर्सेस बांटना चाहते हैं, वो कम्युनिटी के लोगों के साथ भी रिसोर्सेस बांटना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर में जो भिन्न दूसरे कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ वो रिसोर्सेस बांटना नहीं चाहते। इनफैक्ट उनके साथ रिसोर्सेस के लिए उल्टा लड़ाई करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेस आए ताकि हमारे कम्युनिटी में जिन लोगों के पास पर्याप्त रिसोर्सेस नहीं है उनको हम बांट सके। इसलिए दूसरे कम्युनिटी के पास ज़्यादा रिसोर्सेस न जाए, इसलिए वो दूसरे कम्युनिटी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि समाज जीवन में कम्युनिटीज में कॉन्फ्लिक्ट निर्माण हुई, और ये सिर्फ मानव जाति में ही नहीं है। तो आप अगर नेचुरल हिस्ट्री की जो चैनल देखते हो या डिस्कवरी चैनल देखते हो तो आप ये देखेंगे कि जानवर भी कम्युनिटी में रहते हैं, और वो जो रिसोर्सेस है खान के लिए, उनका सर्वाइवल के लिए, उसके लिए वो लड़ाई झगड़ा करते हुए नज़र आते हैं। तो सिर्फ ये कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट जो है ये सिर्फ मानव जाति में ही नहीं है, तो जो जितनी भी क्रिएचर्स है उनमें अपनी सर्वाइवल के लिए इस ढंग की कन्फ्लिक्ट है। अब ये कन्फ्लिक्ट अगर ऐसी ही रही, अगर राष्ट्र के संदर्भ में अगर हम इसको सोचते हैं तो आप ये देखेंगे कि एक राष्ट्र प्रबल नहीं हो सकता। जिस राष्ट्र के लोग अपने रिसोर्सेस के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे सिर्फ सर्वाइवल के लिए, या सर्वाइवल के लिए जितना उनको रिसोर्सेस लगते हैं उनसे ज़्यादा रिसोर्सेस भी उनके पास अगर आ गए, तब भी वो रिसोर्सेज दूसरे कम्युनिटी के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, और इसके ऊपर बाबा साहब ने जो इम्पोर्टेंट बात कही है वो मुझे लगता है इसको आपने समझना चाहिए। बाबा साहब ये कह रहे हैं, इतिहास का इतिहास से उदाहरण देकर वो बाबा साहब ये कह रहे हैं, मैं ये अंग्रेजी में बाबा साहब ने कहा है, वो ये कह रहे हैं, हिस्ट्री शोज दैट देयर वेयर द इथिक्स एंड इकोनॉमिक्स कम इन कॉन्फ्लिक्ट। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये कन्फ्लिक्ट के मामले है, रिसोर्स के लिए कन्फ्लिक्ट के मामले है। तो बाबा साहब ये कह रहे हैं, हिस्ट्री शोज दैट वेयर द इथिक्स एंड द इकोनॉमिक्स कम इन कॉन्फ्लिक्ट, विक्ट्री इज ऑलवेज विद इकोनॉमिक्स।
मतलब जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस है उसी की जीत होती है। और जो इथिकल चीज़ें है कि हर एक को सर्वाइवल के लिए उसको उसको भावनात्मक रूप से उसके जुड़ाव होना चाहिए, फिर वो व्यक्ति हो या कम्युनिटी के अंदर की व्यक्ति हो या कम्युनिटी के बाहर की, उनके अपनी कम्युनिटी के बाहर की व्यक्ति हो, उसमें जो इथिकल भावना होनी चाहिए कि उसको भी जीने का अधिकार है, ये जो भावना होनी चाहिए। 20-20 ज़्यादा रिसोर्सेस को अपने नियंत्रण में रखने की जो बात है, तो बाबा साहब इसमें ये कह रहे हैं, वेयर द इथिक्स एंड इकोनॉमिक्स कम इन कॉन्फ्लिक्ट, विक्ट्री इज ऑलवेज विद इकोनॉमिक्स। इसमें जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस है उनकी ही जीत होते हुए नज़र आती है। वो आगे ये लिख रहे हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैव नेवर बीन known to have willing divested themselves unless there was a sufficient force to compel them। मतलब बाबा साहब ये कह रहे हैं कि जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में है, जो हमने प्रॉपर्टी की बात आपको शुरू से समझाया कि ये डेवलप कैसे हुई प्रॉपर्टी की, पहले ये कोई प्रॉपर्टी लोग रखते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जब उनके पास उनकी ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉपर्टी आई है, तो तब बाबा साहब ये कह रहे हैं कि इमोशन और इकोनॉमिक्स में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बनी रहती है। और इसमें जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस है उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें है, उस रिसोर्सेस में, एंड हैव नेवर बीन नोन टू हैव विलिंगली डाइवेस्टेड देमसेल्व्स अनलेस देयर वाज ए सफिशिएंट फोर्स टू कंपेल देम। मतलब वो कभी भी अपने पास के जो सरप्लस रिसोर्सेस उनके पास है, वो रिसोर्सेस जो है खुद होकर एक एक इथिक्स के अंतर्गत, मॉरलिटी के अंतर्गत दूसरे को भी जीने का अधिकार है, उसके लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, अनलेस दे आर कंपेल्ड। जब तक उन्हें उनके ऊपर दबाव नहीं लाया जा सकता, उनके ऊपर कंपल्शन नहीं किया जा जाता कि भाई दूसरों को भी जीने का अधिकार है और आपके पास जो सरप्लस है वो आपने दूसरों के लिए देना चाहिए। अब ये कंपल्शन की जो बात है, ये कौन करे ये कंपल्शन? ये मुद्दा ये है, जो मेजॉरिटी जो लोग हैं उनके पास रिसोर्सेस कम हैं, और जो बहुत कम लोग हैं उसके कहीं डाटा आया हुआ है, जितने इकोनॉमिक फोरम्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स है, उन लोगों ने कहीं डाटा इकट्ठा किया और ये डाटा उपलब्ध है कि इस देश के 1% लोगों के पास 73% रिसोर्सेस है और बाकी जनता के पास जो है बचे हुए मतलब 27% के करीबन रिसोर्सेस है। ये मतलब 99% लोगों के पास 27% रिसोर्सेस और 1% लोगों के पास 73% रिसोर्सेस। ये स्थिति अभी आई हुई है सामने। तो ऐसी स्थिति में उन्हें कंपल्शन कौन करेगा? तो इसके लिए एक गवर्नेंस की जो सिस्टम है, जो इसके बारे में कई जगह बाबा साहब ने लिखा है कि 3 किस्म की गवर्नेंस की सिस्टम है। एक है मोनार्की, एक है डिक्टेटरशिप और एक है डेमोक्रेसी। तो जब तक लोगों की अपनी सरकार नहीं हो, मोनार्क का कोई इंटरेस्ट नहीं है जनता का पूरा कल्याण हो करके। बहुत कम ऐसे मोनार्क है कि वो जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं, अदरवाइज वो अय्याशी में लगे रहते हैं। जितने भी उनका जो राज्य है, उनका जो कंट्री है, वो सभी रिसोर्सेस अपने अय्याशी में वो लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में ये जो रिसोर्सेस का जो वितरण है इसके ऊपर कंपल्शन किया जा सकता है, और जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस है उनसे वो निकाल कर जिनके पास नहीं है उनको दिया जा सकता है, ताकि एक सोसाइटी को सही ढंग से रेगुलेट किया जाए और हर एक को जीने का अधिकार है। ये जो ह्यूमन कंसेप्ट है, ये जो मॉरल कंसेप्ट है कि संसार में जो भी पैदा हुआ उसको जीने का अधिकार है। बुद्धा ने तो इसको बहुत व्यापक बनाया है कि चर और अचर, मतलब सिर्फ चर और अचर का मतलब जो लाइव्स है,
जो चल सकते हैं वही नहीं, तो एक जगह रहने वाले भी है, मतलब पेड़ पौधे है, हर एक को जिंदा रहने का अधिकार है। तो ये जो बात है, तो फिर उसके लिए रिसोर्सेस कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए रिसोर्सेस अगर लाना है तो जैसे बाबा साहब का कहना है कि उन्हें, आपको जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस है उनको कंपेल करना पड़ेगा, और कंपेल करने की व्यवस्था जो है वो डिक्टेटरशिप में आती है, लेकिन डिक्टेटरशिप के अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसके भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। जैसे हम जो बोल रहे हैं कि जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस है उनके जैसे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जो बाबा साहब कह रहे हैं, वैसे जो डिक्टेटर है उसके भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। वो भी हर व्यक्ति के कल्याण के लिए संपत्ति का प्रॉपर वितरण नहीं करना चाहेगा, या जो राजाशाही है, जो मनार्क है, वो भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन जनता की अगर अपनी सरकार है, जो मेजॉरिटी, जो जैसे मैं बता रहा हूँ कि 99% लोगों के पास सिर्फ अगर 27% रिसोर्सेस है, तो वो तो चाहेंगे कि वो 1% लोगों के पास 73% क्यों होना चाहिए? तो वो लोग ऐसा चाहेंगे कि ऐसी सरकार वो बनाए जिस सरकार के माध्यम से संपत्ति का वितरण इक्विटेबल हो, ताकि हर व्यक्ति को जीने का प्रॉपर अधिकार मिले। तो उनको कंपेल करने की जो व्यवस्था है, उनको कंपेल करने की व्यवस्था के अंतर्गत ये जो हमारा विषय है राष्ट्रीयकरण के सरल सिद्धांत, इसको हमने एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो आज जैसे अभी आपके सामने मैंने रखा कि 1% लोगों के पास 73% रिसोर्सेस है, इसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ऐसा होता है। तो अगर इन लोगों से वो निकाल के इस देश में जिनके पास सर्वाइवल के लिए भी जो रिसोर्सेस होने चाहिए वो अगर नहीं है, तो इनसे निकाल के उनको देने की व्यवस्था बनानी होगी, उनको कंपेल करना होगा। तो ये कंपेल करने की जो व्यवस्था है वो कौन करेगा? तो सरकारें करेगी। तो राष्ट्रीयकरण का जो मतलब है, सिंपल भाषा में अगर आपको राष्ट्रीयकरण समझाया जाए, तो जो संपत्ति, देश की संपत्ति के ऊपर चुनिंदे लोगों का जो कंट्रोल है वो निकाल के वो रिसोर्सेस को वो सरकार के नियंत्रण में लाना, उन रिसोर्सेस को सरकार के नियंत्रण में लाने से क्या क्या फायदे हैं, और अगर वो रिसोर्सेस, अगर वो कुछ लोगों के पास ही रहते हैं तो कैसे कैसे नुकसान है, और देश का विकास कैसे नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन उसके पहले प्रॉपर्टी के बारे में आपने जैसे समझा कि दो ही किस्म की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी और दूसरी होती है पब्लिक प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब जैसे हम अभी इंडिविजुअल है, हम आप समझ लीजिए कि जैसे हम प्रॉपर्टी की चर्चा कर रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि 1% लोगों के पास 73% प्रॉपर्टी है और बाकी लोगों के पास सिर्फ 27% प्रॉपर्टी है। उनमें जो 99% लोग हैं उसमें हमारा मूल निवासी बहुजन समाज बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो 99% में ही हमारा समाज उसमें आता है। तो हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन कुछ तो है ना, वो तो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही ना। तो आप ये देखेंगे कि बाय एंड लार्ज जो जिनके पास जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आज हमारा भावनात्मक स्थिति ऐसी है कि हमारे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत है उनके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे बाबा साहब ने कहा, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो लाइकवाइज हमारे पास भले ही कम प्रॉपर्टी हो, लेकिन आज हमारी भी मानसिकता क्या है? हमारे भी मानसिकता उतनी ही है कि हमारे पास जो भी कम भी है, लेकिन हम उसको, उसमें हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाते हैं। उसमें से अगर हम किसी को कुछ देने के लिए तैयार नहीं होते,
तो आप समझ सकते हैं जो बाबा साहब का स्टेटमेंट है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है उसकी भी तो भावना ऐसी है कि उसमें से किसी दूसरे को ना दे। ऐसी स्थिति में जनता की जो सरकार है उस सरकार के माध्यम से वो रिसोर्सेस निकाले जा सकते हैं बाई लॉ। ऐसा कानून बनाया जा सकता है, वो कानून के तहत वो उनसे निकाल के जनता के कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं थोड़ी देर में उसके बारे में बताऊंगा आपको। अब ये उसके पहले आप ये देखेंगे कि ये प्रोसेस क्या है नेशनलाइजेशन को, किसको नेशनलाइजेशन कहते हैं। जैसे मैंने कम शब्दों में आपको बताया, फिर भी उसकी जो व्याख्या की गई है उसको आपने उसी ढंग से समझना चाहिए। ये लिखते हैं कि नेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द प्राइवेट कंपनीज बिकम्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं जिसकी वजह से उनके पास ज़्यादा संपत्ति आई हुई है, ऐसी कंपनियों से उनको उनके पास से निकाल के उसको सरकारी कंपनी बनाना। अब उनको सरकारी कंपनी बनाना तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि उसको सीज कर लो, जब्त कर लो। मतलब किसी की भी कितनी भी बड़ी छोटी कंपनी है, अगर सरकार चाहती है कि वो जनता के हित में उसको जब्त कर लेना चाहिए और उसका इस्तेमाल जनता की कल्याण के लिए कर लेना चाहिए। ऐसी अगर वो सरकार सोचती है जो डेमोक्रेसी में ज़्यादातर लोगों के वोटों से चुन के आई है, तो वो ऐसा कर सकती है। और ऐसा करने से वो संपत्ति सरकार की हो गई। सरकार की हो गई मतलब किसकी हो गई? सरकार किसकी है? सरकार जनता की है। तो इसका मतलब वो संपत्ति सरकार की हुई। एक तो ये तरीका है, उनको कोई पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं भाई। तुम्हारे पास जो चीजें आई हुई है वो तुम्हारी है ही नहीं। सीधा यही है तरीका, ये तुम्हारी नहीं है। क्यों नहीं तुम्हारी? क्योंकि ये जो देश की जो बॉर्डर है उसके अंदर जो रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस के ऊपर इस देश के हर नागरिक का बराबरी का अधिकार है। और बराबरी का अधिकार होने के बावजूद भी आपके पास ज़्यादा कैसे आ गई? इसका मतलब जनता के जो पैसा है या जनता की जो रिसोर्सेस है उसका आपने गैर माध्यम से उसको अपने नियंत्रण में लिया। इसका मतलब तो यही हुआ। तो वो सीधा जब्त करके सरकार अपने पास ले सकती है और उसको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो कंपनी है, अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में उनके समझ लीजिए कि 50% से ज़्यादा रिसोर्सेस कंट्रोल उनके पास है, या तो 100% उनके पास हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वगैरह है, या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है तो दूसरे लोगों का भी उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो सरकार उनको टेक ओवर कर सकती है, या तो सीज कर सकती है, जब्त कर सकती है, या टेक ओवर कर सकती है ताकि उसमें सरकार की जो लागत है, मतलब जो जनता का पैसा है सरकार के नियंत्रण में, उससे 50% से ऊपर जो शेयर है वो सरकार खरीद ले, उनको कंपेल करे। ये एक दूसरा तरीका है कि उसको, तो ये जो उसको एक मतलब आप समझ सकते हैं कि इस ढंग से वो सरकार के पास आ गई तो फिर नेशनलाइजेशन हो गया। फिर नेशनलाइजेशन के फ़ायदे क्या है, मैं जैसे पहले भी बोला आपको कि मैं बताता हूँ, लास्ट में आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाने को कोशिश करूँगा ताकि आपको समझने में। दूसरा जो है, संसार में 2-3 किस्म की इकोनॉमीज़ है। जैसे एक इकोनॉमी है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या है? तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी को जो उसकी जो व्याख्या की गई है वो ये है कि इट इज़ ए सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट
आर द कलेक्टिव ग्रुप्स ओन एंड कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो जो उत्पादन का क्षेत्र है उसके ऊपर जो नियंत्रण होता है वो सरकार का ही होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो नेशनलाइजेशन में वो टेक ओवर करते हैं, तो वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के साधन है, उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। और उसमें उससे वो इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए उससे जो रिसोर्सेज पैदा होते हैं, उससे जो प्रॉफिट आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर से, तो उससे जनता के सुविधाओं के लिए उसका पैसा लगाया जा सकता है। उसमें से जो प्रॉफिट आता है वो जनता की सुविधाओं के लिए लगाया जा सकता है। तो ये है सोशलिस्टिक इकोनॉमी इन ब्रीफ। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या है? इसके एग्जैक्टली विरोध में है। उसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, उत्पादन के जो क्षेत्र है, वो उसके ऊपर जो नियंत्रण है किसी व्यक्ति का रहता है। और जब व्यक्ति का उसमें नियंत्रण रहता है तो उसमें जो प्रॉफिट आता है, क्योंकि लागत जितनी लगेगी वो उतना तो उसको मिलना चाहिए। वो आप सरकार के पास वो इंडस्ट्री रहे या किसी व्यक्ति के पास रहे। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में अगर किसी व्यक्ति के पास रहे या सोशलिस्टिक इकोनॉमी में वो सरकार के पास रहे, लेकिन जो लागत लगनी है किसी वस्तु को बनाने के लिए वो तो दोनों में कॉमन है। लेकिन जो प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट सरकार के पास आता है तो सरकार उस प्रॉफिट को जनता के कल्याण के लिए जो नीतियां बना सकती है उसमें वो पैसा लगा सकती है। और अगर कोई कैपिटलिस्ट है, किसी कोई व्यक्ति है, अगर वो प्रॉफिट उसके पास जाता है तो वो प्रॉफिट उसके पास जाने की वजह से उसकी व्यक्तिगत संपत्ति में बढ़ोतरी होती है और सरकार की संपत्ति में बढ़ोतरी नहीं होती। तो अगर वो इंडस्ट्री सरकार के पास है तो सरकार की जो संपत्ति है उसमें बढ़ोतरी होती है, वो उसका प्रॉफिट भी लोगों के कल्याण के लिए लगाया जा सकता है। तो जब सरकार की संपत्ति में बढ़ोतरी होगी तो आप ये देखेंगे कि सरकार मजबूत होगी। सरकार मजबूत होना क्यों जरूरी है? सरकार इसलिए मजबूत होना जरूरी है कि उससे वो अपने जनता का कल्याण कर सके। अगर उसके पास पैसा ही नहीं है, आमदनी ही सरकार के पास नहीं है, और उसकी भले ही चाहत हो कि अपने लोगों का कल्याण करे, वो नहीं कर सकती। लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने से वो अपने जनता का कल्याण कर सकती है। एक तो एक बात है। दूसरी बात है कि अगर सरकार की संपत्ति बढ़ती है तो इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे राष्ट्र जो है उनके आंखों में आपकी ताकत बढ़ती है। आप एक ताकतवर राष्ट्र है, एक ताकतवर राष्ट्र उभर के आ रहे हैं। और संसार का ये नियम है कि जो भी इज्जत होती है आजकल वो गरीब की नहीं होती, वो जो ताकतवर है उसी की इज्जत होती है। तो इसलिए आपके देश की संपत्ति प्राइवेट इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने से आपकी देश की संपत्ति बढ़ती है और सरकार की संपत्ति बढ़ती है, और इसलिए आपकी ताकत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती है। आपकी ताकत बढ़ने से आपका जो बार्गेनिंग पावर है इंटरनेशनल मार्केट में, बार्गेनिंग एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसमें आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। जब बार्गेनिंग पावर बढ़ती है तब आपके देश के हित में आप ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। ये उसके फायदे हैं ये। तो आप इसको इस ढंग से समझिए। दूसरा जो है एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी है।
एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी में और सोशलिस्टिक इकोनॉमी में जो अंतर है वो थोड़ा आप समझने की कोशिश करेंगे। Communist economy is a theoretical system characterized by a collective or public ownership of the means of production in the absence of private property, money, and social classes. Decisions on production and distribution are made for the common good, aims at the eliminating profit motives to achieve the classless इक्वल सोसाइटी। ये एक आइडियल सिचुएशंस की यहाँ डिमांड होती है, लेकिन आप ये देखेंगे कि जैसे मैंने पहले भी एक बात टर्म इस्तेमाल की ओलिगार्की, कि आप अगर सरकार ने मतलब एक कम्युनिस्टों की सरकार है समझ लीजिए, तो कम्युनिस्टों की सरकार है तो आइडियल स्थिति तो यह है कि उन्होंने जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेट के हाथ से निकाल के कम्युनिस्टों की सरकारों के हाथों में ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ गए। लेकिन आप ये देखेंगे कि वो भी एक चुनिंदे लोग होते हैं, और ये चुनिंदे लोग जो होते हैं जिसको ओलिगार्की कहते हैं, तो ये भी समाज के उसी तबके के आते। आइडियली स्पीकिंग तो ये मजदूर क्लास का कल्याण की अगर बात करते हैं तो ये मजदूरों से आने चाहिए। लेकिन आज कम्युनिस्टों के बारे में अगर देखते हैं तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कम्युनिस्ट कंट्रीज जो है उसमें जो मजबूत है उनके हाथों में कम्युनिस्टों की सरकार है, जो वीक है उनके हाथों में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जो मजबूत है कम्युनिस्ट सरकार में, वो वीक के कल्याण करने की भावना उनमें किस अनुपात में हो सकती है विस एक जो वीक है उनकी अगर सरकार है तो उनकी जो भावना है गरीबों का कल्याण करने की, तो आप ये देखेंगे कि कम्युनिस्ट कंट्रीज संसार में फेल होते हुए इसलिए नजर आते हैं कि एक चुनिंदे लोग जो है उसको चलाते हैं कम्युनिज्म के नाम पे, लेकिन इस देश का जो सर्वहारा समाज है, गोर गरीब है, उनकी कल्याण होते हुए नज़र नहीं आता है। उनका अभी भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होते हुए आप संसार में देख रहे हैं। तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी आज मतलब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ नाम मात्र है, लेकिन गरीब जो है, जो वीक है, उसका कल्याण होते हुए नज़र नहीं आता है। मतलब वो आप समझ कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट आप उनको बोल सकते हैं। वो बात कम्युनिज्म की करेंगे लेकिन वो दे विल बिहेव लाइक ए कैपिटलिस्ट, और वो सिर्फ कैपिटलिस्ट तो एक इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, वैसे ये कम्युनिस्ट भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। एज एन ओलिगार्की वो उसको चलाते हैं, ये आपको वो नज़र आते हैं। तो अब हम मतलब इसमें आते हैं कि एग्जैक्टली ये जो नेशनलाइजेशन और सोशलिज्म में डिफरेंस क्या है, इसमें अंतर क्या है। तो आप ये देखेंगे कि जो नेशनलाइजेशन में फंडामेंटल जो चीज़ है, वो जो रिसोर्सेस है इंडिविजुअल के पास, उसको टेक ओवर सरकार करती है और उसका नियंत्रण सरकार के पास आता है। और जब उसका नियंत्रण सरकार के पास आता है तो सरकार ये डिसाइड करती है उसमें कि उन रिसोर्सेस का वितरण जनता के कल्याण के लिए किस ढंग से किया जाए, कहाँ पैसा लगाया जाए, कहाँ कम लगाया जाए, कहाँ ज़्यादा लगाया जाए, ताकि अल्टीमेटली जनता का कल्याण हो। और जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल जो डेमोक्रेसी के माध्यम से आया हुआ है उसको इस्टेब्लिश हम कर सके, मतलब आर्थिक क्षेत्र की इक्वालिटी भी हम निर्माण कर सके। एक तो ये बात नेशनलाइजेशन में है। सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज नॉट एग्जैक्टली द नेशनलाइजेशन, इसमें अंतर है। नेशनलाइजेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि उसका नियंत्रण सरकार के पास आ जाता है और सरकार डिसाइड करती है कि उसको कैसा वितरण करे। सोशलिज्म में है वो भी सरकार नियंत्रित करती है, लेकिन वो जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है उससे जो रिसोर्सेस निकाल लिए वो सरकार के नियंत्रण में ना रख के सरकार का रोल उसमें इतना ही है कि उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जनता में कर दो।
मतलब वो रिसोर्सेज सरकार के नियंत्रण में नहीं रख के कम्युनिटी के नियंत्रण में वो रिसोर्सेज दे दो और फिर वो कम्युनिटी अपने कल्याण के लिए वो काम करे। अब ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि जो इमोशनल बॉन्डिंग है, जैसे हमने देखा कम्युनिटी में भी इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट है। अगर कम्युनिटी में इस ढंग की कन्फ्लिक्ट है और अगर ये कैपिटलिस्ट लोगों से रिसोर्सेज निकालने कर सरकार ने अपने पास न रखते हुए कम्युनिटी में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो कम्युनिटी में इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट कम नहीं होगी, वो बनी रहेगी। और अगर वो कम्युनिटी में वो इंटर कॉन्फ्लिक्ट बनी रहेगी क्योंकि आपने नियंत्रण छोड़ दिया, सिर्फ उसको रिसोर्सेज को टेक ओवर करने तक आपने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन उसके ऊपर बाद में आपने कंट्रोल छोड़ दिया और कम्युनिटी के पास दे दिया, तो कम्युनिटी आपस में कन्फ्लिक्ट में रहेगी। और जब कम्युनिटी आपस में कन्फ्लिक्ट में रहेंगी, क्योंकि एकमात्र कम्युनिटी तो है ही नहीं, ये तो भिन्न भिन्न कम्युनिटीज है, और फिर वो आपस में लड़ते रहेंगे, तो एक जो स्ट्रांग नेशन बनाने की जो बात है वो आप इस रिसोर्सेस को सोशलिस्टिक इकोनॉमी के तहत भी लोगों में जो रिसोर्सेस है उसका वितरण करने से भी आप उस स्थिति को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन नेशनलाइजेशन की स्थिति में आप ये कर सकते हैं, क्योंकि नेशनलाइजेशन की स्थिति में ये रिसोर्सेज सरकार के नियंत्रण में है, तो उसका वितरण करते वक्त तो आप हमेशा ये ख्याल रखेंगे कि जिसके पास कम है उसको हमने ज़्यादा देना चाहिए और जिसके पास ज़्यादा है उसको हम कम देना चाहिए। यही तो वो प्रिंसिपल है कि ज़्यादा जो संपत्ति कुछ लोगों के पास जो ज़्यादा थी वो हमने निकाल लिया सरकार ने। तो वो प्रिंसिपल आप जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसके पास ज़्यादा है उसको कम दो और जिसके पास कम है उसको ज़्यादा दो। एक तो ये है, जैसे ही सरकार इस ढंग का काम करते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो पावर है, प्रोडक्शन का पावर है, क्योंकि जब जनता के हित में जब कोई काम शुरू हो गया, उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया, उनकी वेलफेयर की आप व्यवस्था की, तो नेचुरली अपने राष्ट्र के प्रति ज़्यादा प्रोडक्शन करने की जो भावना है वो उनमें बढ़ोतरी होगी। जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो सरप्लस प्रोडक्शन जो होगा वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा, और जब वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो उससे जो पैसा हासिल होगा आपकी आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और जब देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वो उसके जो रिसोर्सेस आएंगे वो फिर से वेलफेयर में लगेंगे, तो ओवरऑल जनता का कल्याण में उनकी भी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। तो आप ये देखेंगे कि नेशनलाइजेशन एक ऐसी स्थिति है कि उसमें आपका कल्याण होता है। अब मैं सिर्फ लास्ट में आपको एक एग्जाम्पल देके अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। वो आप ये देखेंगे कि समझ लीजिए एक देख लीजिए कि वाटर रिसोर्सेस है। हाँ, अभी पानी है, पानी जो है ये नेचुरल रिसोर्स है, ये किसी व्यक्ति का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हर नागरिक का कंट्रोल है, क्योंकि ये नेचर से मिला है, किसी व्यक्ति ने तो ये बनाया नहीं। तो जब उसमें राष्ट्र का कंट्रोल आता है और व्यक्ति का, अगर कोई डैम है, बहुत बड़ा डैम है, अगर किसी को डैम बनाने के लिए गया, किसी को पोर्ट बनाने के लिए, किसी को एयरपोर्ट बनाने के लिए दिया, ये अब एयरपोर्ट बनाया, अब ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है, समझ लीजिए। अब अगर ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल ये डिसाइड करेगा कि इस पोर्ट में, एयरपोर्ट में कितने लोगों को लगाना है, उनको तनख्वाह कितनी देनी है, ये वो अकेला डिसाइड करेगा जिसने बनाया। और अगर ये सरकार के, और ये एयरपोर्ट समझ लीजिए सरकार ने टेक ओवर किया, तो फिर सरकार ये डिसाइड करेगी कि ये कितने लोगों को यहाँ काम पे लगाना है और उनको कितना तनख्वाह देना है। वो इसका भी ख्याल रखेगी, क्योंकि वो वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट है डेमोक्रेसी के तहत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में डाला हुआ है। तो
तो उसके पास उनका कल्याण की जो भावना है, उसको ख्याल में रख के वो उसमें से जो प्रॉफिट फ्लो होगा या उनकी सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड होगा, तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा सरकारी कंपनी होने की वजह से, नेशनलाइजेशन की वजह से। लेकिन जो व्यक्ति है वो तो इंडिविजुअल नहीं करेगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। इसीलिए तो वो बाबा साहब बोल रहे हैं कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। सरकार भी प्रॉफिट कमाना चाहती है, लेकिन प्रॉफिट कमाते वक्त जनता का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, उनसे 12-12 घंटे की ड्यूटी जो कराने का मामला प्राइवेट इंडिविजुअल सोचता है, तो सरकार ये सोचेंगे कि उसका वेलफेयर होना चाहिए। बाबा साहब जब लेबर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा, और जो 12 घंटे वाली ड्यूटी करने का मामला है, तो उससे जो वहाँ काम करने वाला जो मज़दूर है या जो एम्प्लॉय है, उसको जो एक पर्याप्त रेस्ट मिलना चाहिए, उसकी बॉडी को पर्याप्त रेस्ट नहीं मिलेगी, तो उसकी जो प्रोडक्शन क्षमता कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो सरकार को ख्याल में रखना है वेलफेयर स्टेट के तहत। लेकिन आप ये देखेंगे कि प्राइवेट इंडिविजुअल जो सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहता है, उसके जो वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं, तो वो ऐसा नहीं सोचेगा, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, फिर वो जो उसमें काम करने वाला जो कर्मचारी है, उसकी तबीयत के ऊपर क्या असर हो रहा है ज़्यादा घंटे काम लेने से, इसका वो ख्याल नहीं रखेगा। तो इसलिए जो वेलफेयर की जो कंसेप्ट है, तो वो आपको नेशनलाइजेशन के माध्यम से आपका सही वेलफेयर हो सकता है, ना कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में हो सकता है। तो एक तो ये उदाहरण है। अब आप ये देखेंगे कि सरकार अगर बिजली पैदा कर रहा है, सरकार पानी का वितरण कर रहा है, खनिज में से जो सरकार संपत्ति निकाल रहा है, तो वो संपत्ति इंटरनेशनल मार्केट में बेच के जो वहाँ के जो सेल प्रोसीड्स आएंगे और उसमें से जो प्रॉफिट भी आएगा, ये दोनों सरकार की संपत्ति में ये ऐड करेगा। सरकार की संपत्ति में जैसे ही वो ऐड होगा, तो सरकार की इंटरनेशनल मार्केट में जो साख है वो बनेगी, और सरकार की संपत्ति में उसका एडिशन होने की वजह से सरकार ये चाहेगा, क्योंकि वो जनता की सरकार है, तो जनता को उसका फ़ायदा देना चाहिए, और इसलिए वो उसको उसका वितरण जो है प्रॉफिट का वो इस ढंग से करेगा कि वो जनता का कल्याण हो। फिर दूसरी है, अगर सरकार की संपत्ति बन जाती है, तो इसके मतलब आपका शेयर है वहाँ, आपका शेयर है, वो आपको पता नहीं है, लेकिन आपका जो पैसा है, वो सरकार का पैसा जो है, वो आपका पैसा है। आपने टैक्स के माध्यम से दिया, या आपने देश की संपत्ति से जो खनिज निकाला, जो बाहर भेजा, वहाँ से आया हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि उससे आपका फ़ायदा होता है। आप देखिए, ये पानी है, पानी का तो आप मामला है, आप देखो पानी की बॉटल कितने, अब जब पानी जो है ये नेचुरल रिसोर्सेस है, तो ये जनता का अधिकार है डेमोक्रेसी में, इक्वालिटी के तहत, कि उनको वो फ्री में मिले। लेकिन आज पानी फ्री में नहीं दे रहे, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है, आप ये देखेंगे कि 1 लीटर पानी जो है 20 रुपये में बेच रहे हैं। और सरकार भी बेच रही है पानी, लेकिन सरकार 15 रुपये में बेच रही है। आप रेलवे स्टेशन में जाओ तो सरकार 15 रुपये में देती है, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स की जो बॉटलें आती है तो महंगी मिलती है। आप एयरपोर्ट में प्राइवेट पानी की बॉटल ले जाओ, 100 रुपया लग जाता है। आप ये देखेंगे कि अगर वो एयरपोर्ट है, तो उसमें अगर पानी का पूरा नियंत्रण जो है अगर सरकार के पास है, और सरकार जो एयरपोर्ट में जो लोग बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं या कोई बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहा है, तो उसको मिनिमम उसकी जो उसको प्रोसेस करने की जो लागत है, उस लागत के बाद एक मिनिमम प्रॉफिट मेंटेनेंस के लिए वगैरह जो लगता है, उसको लेके वो उसकी प्राइस डिसाइड करेगा। एज अगेंस्ट दैट कि अगर वो प्राइवेट के कंट्रोल में पानी अगर चला जाता है, तो वो तो एक हम अच्छी बॉटल में अच्छा पानी आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको 100 रुपया देना पड़ेगा 1 लीटर का, ऐसा कहेगा। तो आप ये देखेंगे कि अगर वो चीज़ें आपको महंगी मिलना शुरू हो जाती है, तो ये सब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में हो रहा है। लेकिन नेशनलाइजेशन से हम अपने समाज का इसमें फ़ायदा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ब्रीफ में मैं आप लोगों को
इस विषय पर समझाने की कोशिश की। और नेशनलाइजेशन का टू सम अप मतलब यही है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास जो रिसोर्सेस है, वो इंडस्ट्रीज हो या कोई बिजनेस हो या कोई सर्विसेज हो, वो अगर सर्विसेज नेशनलाइजेशन के माध्यम से सरकार या तो सीज करके टेक ओवर करती है या उसका कुछ कंपेंसेशन दे के, मतलब जैसे मैंने कहा कि शेयर मार्केट के माध्यम से उसको ले सकती है और सरकार उसको चला सकती है, उसमें जॉब्स क्रिएट होंगे। आज आप ये देखेंगे कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स जॉब्स ज़्यादा नहीं देना चाहते, वो ज़्यादा जॉब देंगे तो नेचुरली उनका क्या एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इसलिए वो कम जॉब्स प्रोवाइड करना चाहते हैं। वेयर एज सरकार की ये ड्यूटी है कि इस देश के हर नागरिक को जॉब्स प्रोवाइड करने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो ऑप्टिमम जॉब क्रिएट करेंगे। मतलब जो अगर आपके पास काम है तो उस काम को करने के लिए मतलब वर्किंग आवर्स डिसाइड करेंगे और उसकी उनकी जीने के लिए मिनिमम उनके यहाँ कितना मतलब फाइनेंस उपलब्ध होना चाहिए, इसका पूरा कैलकुलेशंस करके उसका सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर सकता। तो ये कई सारे बेनिफिट्स आप ये देखेंगे कि नेशनलाइजेशन से है और इसलिए जो भी मूल निवासी बहुजन समाज है उन्होंने नेशनलाइजेशन की जो बात है उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। एक बात और बताई गई, जब इस देश में कांग्रेस की सरकार ने पहली बार मतलब एलपीजी लाया, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब जो हमारी देश की कॉन्स्टिट्यूशंस में जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात की है उसको उन्होंने लिबरेट किया, प्राइवेटाइज किया और ग्लोबल लेवल पे उसको लेके गए। तो इससे काफ़ी हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि इससे पहली बात तो ये हुई है कि आप चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिए। प्राइवेटाइज कर देने का मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज थी, नेशनलाइज इंडस्ट्रीज थी, नेशनलाइज बिजनेस थे, तो उसको एक्सप्लोर, जैसे ओएनजीसी तो अभी नेशनलाइज है, लेकिन ऐसे कहीं हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान बाल्को वगैरह को, या आप ये देखेंगे कि जो सर्विस इंडस्ट्रीज भी है, तो जो ये या एयरपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो उन्होंने जो प्राइवेटाइज किया, तो उसमें वो होटल कॉरपोरेशंस वगैरह जो हमारे थे, तो वो उसको, तो उसमें लोगों को आउट ऑफ जॉब जाना पड़ा, लोगों के साथ बहुत परेशानियां हुई जीने की। तो आप ये देखेंगे कि ये जो, और फिर उन्होंने उसके बाद इस बात का प्रचार किया गया, 2-3 बातों का प्रचार किया गया। एक बात तो इसका प्रचार किया गया कि ये जो एलपीजी लाया गया ये इरिवर्सिबल है, मतलब आप वापस फिर इसका नेशनलाइजेशन नहीं कर सकते, नेशनलाइजेशन से आपका नुकसान होगा। ये इसका बहुत ज़्यादा प्रचार किया। मतलब कोई भी सरकार आए, इसको अगर फिर से नेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये कर नहीं सकते। इसका मतलब ग्लोबल डोमिनेंस रहेगा। ग्लोबल डोमिनेंस में जो मेजर पॉलिटिकल पावर है वो नियंत्रित करेंगे आपकी देश की इकोनॉमी को। तो फिर हमारा सॉवरेन स्टेट कैसे हो गया? मतलब हमारे सॉवरेनिटी को ग्लोबलाइजेशन करने से हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है वही चैलेंज में आ गई। सॉवरेनिटी का मतलब है कि हमारे देश की तरक्की करने का, हमारे देश के लोगों का कल्याण करने का संपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार हमारे पास है। तो फिर ये इरिवर्सिबल कैसे है? हम डिसाइड करेंगे कि हमारे देश के लिए सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है। अगर अमेरिका हमारे देश के लिए डिसाइड करना शुरू कर देंगे तो हम तो मतलब उनके अधीन है, इसका मतलब।
तो ये ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है, हम डिसाइड करेंगे कि अमेरिका को कितना तवज्जो देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए, इस देश के लोग डिसाइड करेंगे, इस देश की सरकार डिसाइड करेगी। तो ये एक गलत चीज़ है। फिर दूसरी जो बात कह रहे हैं कि भी ये लिबराइजेशन करने से यहाँ सॉरी लाइसेंस राज था, मतलब सरकारी नियंत्रण की वजह से ये लाइसेंस राज आ गया था, और लाइसेंस राज आने की वजह से जनता को परेशानी हुई, ये बताने की कोशिश की गई। अब इसमें जनता को परेशानी नहीं हुई, इनको जो परेशानी हुई है, जो लाइसेंस लेकर जो अपना कामकाज करते थे, उन लोगों को परेशानी हुई। अब उन लोगों को परेशानी करने वाले कौन लोग हैं? क्या वहाँ का मजदूर परेशानी कर रहा था, या वहाँ जो यंत्रणा में लगे जो लोग हैं वो लोग करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से कर रहे थे? और वो लोग कौन है? यही मैं बोल रहा हूँ कि वो जो लोग वहाँ जो बैठे हुए हैं वो लोग ओलिगार्की है, उन्हीं लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। उनमें जो आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है, लेकिन लोग तो वहीं से आए हुए हैं ना। जो बिजनेस इंडस्ट्री चला रहा और जो सरकारी यंत्रणा में बैठा हुआ आदमी है, वो कोई अलग लोग तो है ही नहीं। वो तब भी अलग नहीं थे, आज भी अलग नहीं है। तो ये कहना कि लाइसेंस राज की वजह से तकलीफ हो रही है, ये गलत है। लाइसेंस राज से तकलीफ नहीं हो रही है, उन लोगों की जो भावना है कि इस देश के, दोनों की, जो करप्ट प्रैक्टिसेस में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगे हैं उनकी, और जो इंडस्ट्री में जो लगे हुए हैं उनकी, दोनों की एक जैसी भावना है कि इस देश के हर नागरिक का कल्याण ना हो। अगर दोनों की एक जैसी भावना होती तो इंडस्ट्रियल प्रॉफिट जो है वो कम रखते इंडस्ट्रियलिस्ट, और करप्ट प्रैक्टिसेस में अफसर नहीं होते, तो जनता के कल्याण के लिए ज़्यादा पैसा उपलब्ध होता था। तो ये कहना कि लाइसेंस राज आने से हमारे देश का नुकसान हुआ और लिबरलाइजेशन करने से अभी फ़ायदा हुआ, लिबरलाइजेशन करने की वजह से आप देखेंगे कि दुनिया भर के फ्रॉड हो रहे हैं कंपनीज में, और उसके लिए गवर्नमेंट की यंत्रणा पर्याप्त मात्रा में नहीं है उसको चेक करने के लिए। और इसलिए आप ये देखेंगे कि लाखों करोड़ों रुपए के फ्रॉड्स हो रहे, और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आदमी तुम्हारे पास नहीं है, और इन्वेस्टिगेट करे तो सरकारें भी आज मतलब वही ऑलिगार्की की सरकारें हैं इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। वो सरकारें जो है वो इन्वेस्टिगेशंस को एक तो पूर्ण रूप से करने नहीं देते, और कर लिया तो उसके ऊपर जो एक्शंस होनी चाहिए कानून के दायरे में, वो एक्शंस नहीं होती। और न्याय व्यवस्था में भी वही लोग बैठे हुए होने की वजह से फिर मतलब जो है जो सर्वसाधारण गरीब लोगों के कल्याण की जो न्याय की बात है, वो उनको न्याय भी नहीं मिलता। तो आप ये देखेंगे कि ओवरऑल नेशनलाइजेशन के फ़ायदे हैं, और नेशनलाइजेशन करने के बाद भी अगर सरकारें उन्हीं लोगों की आए जिन लोगों की मानसिकता कॉमन आदमी का कल्याण करने की नहीं है, तब भी समस्या बनी रहेगी। इसलिए जनता के सही नुमाइंदे सरकार में आना, उनकी सरकारें आना, और उनके हित में काम करने के लिए उनके अपने सही प्रतिनिधि जब तक वो चुनकर नहीं भेजेंगे, समस्या बनी रहेगी। फिर वो नेशनलाइजेशन हो या फिर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो, भावना जब तक मोरालिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं है, तो हर व्यक्ति का कल्याण करने की जो बात है वो अगर भावना नहीं है, तो फिर सरकारें डेमोक्रेसी के माध्यम से अगर चुन के आते भी है और वो सरकारें ठीक नहीं है, तो परेशानियां बनी है। हमारे देश में डेमोक्रेसी पिछले 75 साल से 77 साल से अभी चल रही है, तो क्या समस्याएं हल हुई? क्या समस्याएं हल नहीं हुई। इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशंस को उसके लेटर एंड स्पिरिट्स के साथ और हर नागरिक का कल्याण हो उससे संबंधित नीतियां नहीं बना रहे। तो इसलिए ये ओलिगार्की की जो सरकारें आ रही है, इनको भी मतलब
हमको हटाना होगा और हमारे समाज के सही प्रतिनिधि जब तक हम चुन के नहीं आएंगे, तो ये जो विषय है कि इतना इसको बोला तो है कि राष्ट्रीयकरण के सरल सिद्धांत, लेकिन ये इतना सरल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत व्यापक सब्जेक्ट है और हमारे जीवन के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी जो भौतिक ज़रूरतें हैं समाज के कल्याण, एजुकेशन है। अब एजुकेशन लेने की बात है, अब वो राष्ट्रीयकरण के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी प्राइवेट कर रहे हैं एजुकेशन। हाँ, मेरा ख्याल है एजुकेशन का इतना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गया कि जो सरकारी स्कूलें थी वो नियर अबाउट 1 लाख स्कूलें अभी उन्होंने बंद कर दी है। अब अगर 1 लाख स्कूलें अगर बंद कर दी है तो इस देश के लिए कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे? इस देश की तरक्की करने के लिए जो कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्सेस की ज़रूरत होती है, मतलब वो कहाँ से आएंगे? पर ये जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि इस देश के हर नागरिक का कल्याण हो, ऐसी उनमें भावना नहीं है। बाकी इसलिए वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो 2 चीज़ें मैं महत्वपूर्ण कि ये सब्जेक्ट वैसे सरल, सिद्धांत भले ही सरल हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है और ये हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा मात्रा में, हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा असर डालता है और इसलिए हर नागरिक को इसको समझना, और हमारे कार्यकर्ताओं की इस कैडर कैंप में जो लोग साथी आए हुए, इन्होंने इसको गहराई से इसको अध्ययन करना चाहिए। मैंने जितना बताया ये पर्याप्त नहीं है, आपको इसका खुद का अध्ययन करना पड़ेगा, तार्किक होकर समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली कॉमन आदमी के कल्याण के लिए राष्ट्रीयकरण सिद्धांत सरल है, सिंपल है कि जो सरकारी के हाथ में सभी कंट्रोल आने चाहिए और ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स की, इतना है ये सिंपल। लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इसको लागू करने की जो व्यवस्था है और इसके जो जीवन पर जो असर डालने वाली चीज़ें है, उसको बहुत गहराई से समझना आप लोगों को ज़रूरी है और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके कुछ सवाल है इस संदर्भ में तो हम बाद में क्वेश्चन आंसर आवर्स में हम लेंगे। इसी के साथ मैं अपना जो इस विषय के ऊपर जो मैंने जो कुछ भी समझ मेरी है वो रखा, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।